जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव सेशन के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर, सीनियर सहाफ़ी हैं, और कुछ और मेहमानों ने भी आज हमें ज्वाइन करना है और चंद लम्हे के बाद वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मैं आज बता देता हूँ कि हमारा आज का जो मौजू है, मौजूद से इमरान। पहले बताएं, फारूक समी ने हमें दगा दी है। अब फारूक समी ने दगा जरूर दिया है, लेकिन दगा इस तरह है कि फारूक समी ने कहा है कि 10 से 15 मिनट हमें वो ज्वाइन करेगा। कब ज्वाइन करेगा और कब नहीं करेगा, अगर नहीं करता तो आपने कल मुहासबा करना है फारूक समी का। कि जाहिर है अगर हमारा टाइम अगर 10:30 बजे तय है और उसकी वजह से हम 20 मिनट लेट भी हुए हैं, इसके लिए भी आपसे माजरत है। तो अब आज का जो टॉपिक है बता देते हैं जी। इमरान खान पर नाअहली की तलवार लटक गई है। क्यों लटकी है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया है। इसके साथ ही जहीर और शब्बीर, जिनकी जमानतें मुस्तरद हुई थी, इत्तला यह है कि जी जमानतें तैयार हो चुकी हैं और कल सुबह सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएंगी। इसके साथ ही जो मुबैना मुखबिया है उसका एमएलओ करवाने का जो ऑर्डर था, इत्तला यह है कि जी उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील तैयार हो चुकी है और कल सुबह 8:30 बजे वो भी जेर समात है सिंध हाई कोर्ट में। और सिंध हाई कोर्ट अब जमानत पर जहीर और शब्बीर की और एमएलओ के ऊपर क्या डायरेक्शन देती है और इस सिलसिले में और मजीद क्या डिटेल्स हैं हमारे पास, तो आज के इस लाइव सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो फ्लड आया है उस फ्लड की कंडीशन के ऊपर भी बात करनी है हमने, और इसके साथ ही जो अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी आयद है और उस पाबंदी को हटवाने के लिए आपके इल्म में है कि साबिक सूबाई वजीर और वफाकी वजीर ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था, फिर वो लापता हो गए। तो आज उनके साहबजादे सिंध हाई कोर्ट आए थे, तो उनके साथ क्या हुआ है, वहां पर किसी ने अगवा करने की कोशिश की है, क्या मामला है, इन सारी चीजों के ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं काजी अली अतर साहब, और इनका तारुफ, मेरा ख्याल है कि अगर मैं इनका तारुफ शुरू करूंगा तो वो खुद एक बड़ा तारुफ है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहली मरतबा है और इन्वायरमेंट के ऊपर इनसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि चंद एक ही लोग होंगे जिन्होंने काम किया होगा, या इनके बराबर भी शायद किसी ने काम ना किया हो। तो काजी साहब, वेलकम टू द शो। आप हमें थोड़ा सा तारुफ खुद बताएं और फिर साथ में ये बताएं कि ये सैलाब, ये आफतें, ये मुसीबतें, ये कुदरत की तरफ से हैं या हमने इसको बाकायदा दावत दी है और चैलेंज किया था? ये जरा थोड़ा सा बताइएगा जी। काजी साहब सुन रहे हैं आप हमें? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, आपसे सवाल है, ये बताइएगा ये जो कुदरती आफात हैं, ये कुदरत की तरफ से है या हमने इसको दावत दी थी और चैलेंज कर रखा था 30-35 साल से मुसलसल? काजी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। मेरे ख्याल से काई साहब का आवाज का इंटरनेट का काजी प्रॉब्लम हो साहब, रहा है। हाँ काजी साहब, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, आप जरा प्लीज जरा देख लीजिए उसको और फिर दोबारा से अगर आप आ सकें। जी अरमान भाई, आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जी इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, उन पर नाअहली की तलवार लटक गई है। क्या मामला है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, लोगों को बताएं। फिर हमने जहीर केस भी डिस्कस करना है, अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी को भी डिस्कस करना है, फ्लड के इश्यूज को भी डिस्कस करना है। तो ये इमरान खान के ऊपर नाअहली का मामला क्यों हुआ है, जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। इमरान खान का तो मामला ये है ना बिलाल, कि आज तो खैर से ये केस, सबसे बड़ा केस ही यही था आज का, और तमाम टेलीविजन चैनल्स पे भी यही चल रहा था। और अ, आज जो इस पे इमरान खान खुद भी वहां पर मौजूद थे, हाजिर हुए थे, अदालत में पेश हुए थे। और लार्जर बेंच है, 5 रुकनी बेंच, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अतर चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में ये बेंच है, लार्जर बेंच, जो कि समाअत कर रहा है। तो इस बेंच ने आज ये इमरान खान साहब को कहा है कि जी आप जो है वो दोबारा जवाब दाखिल कराएं। उन्होंने जो एक जवाब जमा कराया था, तो उस जवाब पे सारी आज जो है वो डिस्कशन हुई है। और उसके बाद जो है वो इमरान खान से कहा है अदालत ने कि आप ये जवाब दोबारा जमा कराएंगे, और 7 दिन का उनको टाइम भी दिया है। तो
उससे पहले जो है वो काफी लंबी चौड़ी जो है वो उन्होंने एक तरह से अदालत ने इमरान खान के सामने जो है वो बहुत सारी बातें रखी थी। एक तरह की चार्जशीट ही थी इमरान खान के लिए वो। और हम्म। कि उनके दौर में जो है वो क्या क्या हुआ है और अदालत ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, या अदालत ने कौन कौन से समाधे किए हैं, कौन कौन से केसेस उनके सामने आए थे, जिनमें मिसिंग पर्सन्स के भी केस थे, जिसमें जो है वो दीगर पीका का केस भी था। जो पीका को उन्होंने जो है सस्पेंड किया था उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि अगर पीका जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो बहुत सारे लोग उठ जाते और बहुत सारी आवाजें बंद हो जाती, कई लोग गिरफ्तार हो जाते। और बिलाल अगर पीका आते तो यूट्यूबर्स तो बहुत सारे गिरफ्तार हो जाते, यकीन करें आप। उसमें जो है वो जर्नलिस्ट भी होते, क्योंकि जो है वो उसमें डायरेक्ट था कि आप गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते, तो अगर आप गवर्नमेंट पे हम्म। क्रिटिसाइज करते हो तो सीधे सीधे आप अंदर चले जाते। तो इस तरह की जो चीजें थी उन्होंने जो है अदालत ने अपने रिमार्क्स में जो है बताई हैं। और अपने रिमार्क्स में अदालत ने ये भी कहा कि इमरान खान को कि आप जैसे बड़े लीडर से, आप जैसे कद के लीडर से इस तरह की बातों की तवक्को नहीं थी। और फिर उनसे ये भी उन्होंने कहा कि जी आपको लोग जो है, आपके फॉलोअर्स आपको देखते हैं, आपको जो है वो फॉलो करते हैं, तो आपको नाप तोल की जो है वो बात करनी चाहिए। तो इस तरह जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो बहुत कुछ अदालत ने आज जो है वो कहा है। नहीं, मैंने और फारूक साहब ये ने जो अरमान भाई तलाल चौधरी हो गए, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी, इन तीनों को नाअहली का सामना करना पड़ा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर। और 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान से ये कहा है कि आप जरा मुताला करके आइएगा अगली तारीख पर। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जी हाँ, तनबी उन्होंने कहा कर है दी कि है। मुताला तनबी करके जो है वो, जी हाँ बिल्कुल, मुताला करके हाँ, जो है वो तनबी उनका कर है दी कि है कि मुताला। अगर तौहीन अदालत लग गई तो इसका मतलब है वो तो फिर गए इमरान खान साहब। हाँ, अदालत का मूड देखे, एक तरफ अदालत का मूड जो है वो थोड़ा सा खतरनाक भी नजर आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जी आप इन तीनों को जो है अदालत ने बता दिया कि इन तीनों ने जो है वो कंटेम्प्ट किया था, तो इनको जो है वो सजा मिली है, तो लिहाजा इन तीनों का केस का मुताला करने के बाद फिर जवाब दाखिल कीजिएगा, क्योंकि आपसे इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं थी और आपको लगता है आपके जवाब से कि आपको एहसास ही नहीं है कि आपने कहा किया क्या है। तो इस तरह जो अदालत के जो रिमार्क्स थे इनके बारे में, इनके जो इन्होंने जो जवाब, जब तहरीरी जवाब जमा कराया था, तो उस जवाब के बारे में अदालत के ये रिमार्क्स थे। तो इनको कहा गया कि अब आप दोबारा जब, ये लास्ट चांस है मेरे ख्याल से इनके लिए, कि अब जो है दोबारा जब जवाब जमा कराएंगे तो उसमें इन तीनों को केसेस को भी पढ़ लीजिएगा कि अदालत जो है वो इसको इसको जो है मतलब आप बहुत सीरियस लीजिएगा इस मामले को, आप जवाब जमा कराने से पहले। और ये तीनों केसेस आप मुताला करने के बाद फिर जवाब लिखिए, वो लिखवाइएगा, ये लिखिएगा। तो उनके वकील हैं हामिद खान साहब, बहुत जी जी। बड़े जी वकील जी। हैं और सुप्रीम कोर्ट के, और उनके जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनमें, वहां पर भी जो है वो उनको काफी कदर की निगाह से देखा जाता है, काफी उनका सपोर्ट बेस है उनका वहां पर। तो वो जो है वो वहां पर पेश हुए थे। अदालत ने उनसे भी कहा कि आप सिर्फ इमरान खान के वकील के तौर पर यहाँ पेश नहीं हुए हैं, बल्कि अदालत के मुआविन के तौर पर भी यहाँ पेश हुए हैं। तो उन पर भी अदालत ने दोहरी जिम्मेदारी आयद कर दी थी। और मैं बिलाल यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अदालत ने एक मौका और दिया, यानी कि अदालत काफी लीनियंट नजर आ रही है इमरान खान के मामले में। बहुत ज्यादा उन्होंने सख्ती नहीं की है, वरना आज इमरान खान का तो फैसला हो जाना था, जैसे पिछले 3 के फैसले हुए थे, तो आज इमरान खान भी जो है उनका भी काम उतर गया था। लेकिन इनको एक अच्छा। मौका और दिया गया है। और उसमें जो है वो हामिद खान साहब ने चूंकि कहा था कि मुझे एक मरतबा हमें इसकी मजीद वजाहत करने की इजाजत दी जाए, तो जिस पर अदालत ने कहा कि आप 7 रोज के अंदर अंदर दोबारा जो है जवाब जमा कराएं। तो एक तरह से इमरान खान को थोड़ा सा एक रूम दिया गया है ये दोबारा, कि आप जो है वो जवाब जमा कराने से पहले अच्छी तरह अच्छा। सोच लें। और मेरे ख्याल से अच्छा। उनको कहा गया है एक तरह से कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है ना वो टेंडर कर दें। वो अच्छा, लेकिन चले अरमान भाई, आपसे तो बात होगी, लेकिन काजी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। काजी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? काजी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? काजी साहब, आपका शायद इंटरनेट स्लो है, इस वजह से आपकी जो तस्वीर है वो भी स्टिल पोजीशन के अंदर है। और आप अगर राउटर के करीब चले जाएंगे, जहां से जो सिग्नल है राउटर के वो थोड़े स्ट्रांग होंगे, तो वहां से आप बगैर किसी प्रॉब्लम के हम जो है वो लाइव आपको सुन पाएंगे और देख भी पाएंगे आपकी आवाज। काई साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? काई साहब, भाई आपका साहब जो की है आवाज आप नहीं आ रही।
काई साहब आप फ्रीज हो गए हैं, आपका मेरे ख्याल माइक ठीक है, सब चीजें ठीक है, इंटरनेट का इशू आ रहा है और मेरा ख्याल है इंटरनेट थोड़ा सा अगर आप बेहतर कर लें, राउटर के करीब चले जाएं तो मेरा ख्याल है आप वापस आ सकते हैं मेरे ख्याल से। जी अरमान भाई, एक और इशू है और वो इशू जो हम बात कर रहे थे बानी एमक्यूएम के ऊपर जो पाबंदी थी उसके ऊपर भी आज पूरा दिन अदालत के अंदर बाज़गश्त रही है, एक नई दरखास्त आ गई है। लेकिन हमने जो काजी साहब को जो इनवाइट किया है आज स्पेशली, वो हमने सैलाब के ऊपर किया था उनको। और इंडस वैली जो है ये पूरी की पूरी, जाहिर है कि आपको पता है दरियाए सिंध जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होता है और यहाँ तक जो इंसानों ने खुद जो कुछ किया है इसके साथ, और उसकी वजह से जो कुदरत अब बदला ले रही है, तो इंसान अब कह रहे हैं कि ये कुदरती आफत है। लेकिन एक्चुअली अगर काजी साहब जो कि 10-15-20 साल से ये काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बार बार कुदरत को छेड़ रहे हैं, बार बार कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं और इनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स हैं वो यूएन सतह के ऊपर और इन्वायरमेंटल जो मुख्तलिफ किस्म की जो एनजीओज हैं जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं उनमें रिकग्नाइज हैं। और ये ना सिर्फ वकील हैं बल्कि इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट के ऊपर वसी काम करने का तजर्बा इनको हासिल है। तो अगर ये हमें ज्वाइन करते हैं तो हम इनसे इनकी मालूमात से इस्तेफादा लेंगे और अपने ऑडियंस को बताएंगे कि कौन कौन से जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये जो हालात पैदा हुए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जहीर और शब्बीर के केस में। तो अरमान भाई, क्या देख रहे हैं आप बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, क्या आपको नजर आ रहा है इस पूरे केस में, और केस क्या था और केस बना क्या दिया है? फिलहाल हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि ये केस जो है वो तूल पकड़ रहा है और इसको जो है वो तूल दिया जा रहा है और जानबूझकर दिया अच्छा जा रहा है। अच्छा, अरमान भाई एक मिनट। ये जी बहुत जी। सारे लोग कह रहे हैं कि जी फारूक भाई कहाँ हैं, फारूक भाई कहाँ हैं। जब फारूक भाई कल आएंगे ना ऑडियंस, जरा आपने सही से उनसे पूछना है कि वो कहाँ हैं। और 20 मिनट उन्होंने इंतजार किया है और वो कहीं मसरूफ हैं, अब नहीं आए तो कल आपने उनसे पूछना है। हम खामोश रहेंगे और आपने कमेंट्स करने हैं बस। और वो मसरूफ ऐसी जी जगह है कि हम उनको कुछ नहीं कह सकते, कहना आप नहीं है। जी हाँ, हम कुछ नहीं कह सकते, वो खास जगह पर एक जगह पर हैं। खबर लेने गए थे लेकिन वो खबर लेकर अभी तक नहीं लौटे। और कल आप लोग जी उनकी खबर लीजिएगा। जी अरमान भाई, हाँ। हाँ, तो ये जहीर केस है, ये तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि इसको तूल दिया जा रहा है और इसको जो है वो खामोखा में खींचा जा रहा है, वरना इस केस को तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। और अभी भी जैसा कि जो बेल है, बेल एप्लीकेशन आज आज जो डेवलपमेंट नजर आ रही है, तो बेल एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो गई थी उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। और जो अदालत ने एमएल की जो दरखास्त पर जो है वो उन्होंने फैसला उनका मंजूर कर लिया था, एमएल की दरखास्त मंजूर कर ली थी, उसको जो फैसला है उसको भी शायद चैलेंज कर दिया गया है, ऐसे ही ना बिलाल? तो जी 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 इसमें जो है वो अब फिर मजीद इस पे भी जो है वो जो हियरिंग होगी और फिर इस पे भी जो है वो आर्गुमेंट्स होंगे और फिर इस पे भी एक फैसला आएगा, होगा नहीं होगा। और अगर हो जाएगा तो हम यही डिस्कस करते रहेंगे कि अगर होगा तो उससे क्या रिperकशंस होंगे और नहीं होगा तो उसके क्या रिperकशंस होंगे। या फिर जो है वो जहीर जो है वो अभी भी, जहीर और शब्बीर जेल में ही रहेंगे या जेल से बाहर आ जाएंगे। और बाकी तो लोग जो हैं वो उसको डिस्कस इस तरह से कर रहे हैं कि जहीर और शब्बीर को तो बहुत लंबी सजा हो गई है और उम्र कैद हो गई है या उनको फांसी होने वाली है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे केस खत्म हो चुका है और बस फैसला हो चुका है। तो अभी इस तरह से खैर बहरहाल कुछ भी नहीं हुआ है। और ये फिर जो है वो अगर इसमें भी लेकुनाज होंगे केस में और बहुत ज्यादा सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाएगी या इन्वेस्टिगेशन सबूत पेश नहीं कर पाएगी, तो जहीर और शब्बीर जो है वो दोबारा बेल पर बाहर आ जाएंगे। तो ये ठीक बेल है। जो चैलेंज जो की गई है, बेल जो रिजेक्शन को जो चैलेंज किया गया है, उसका भी मकसद यही है कि इसमें कंट्राडिक्शन बहुत हैं और वो उन्हीं कंट्राडिक्शंस को बुनियाद बनाकर शायद वो वकील साहब उसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं और उसी के बेनिफिट से वो अपने जो क्या कहेंगे उनको, अपने मौक्किल जो हैं उनको जमानत पर रिहा कराना चाहते हैं। तो ये बहरहाल वकीलों का एक होता है और वो जो बेहतर समझते हैं। दोनों तरफ के वकील जो है वो क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ के वकील जो है वो भी एप्लीकेशंस पर एप्लीकेशंस देते हैं और वो जो है वो इस केस को जो है वो इस वजह से तूल पकड़ता चला जा रहा है। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है।
और बिलाल का ये अभी भी हम मैं कहूंगा कि ये केस खामखा का तूल पकड़ रहा है। इसमें होना कुछ नहीं है, होगा वही जो मैंने कल भी यही कहा था, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो होगा वही। नहीं तो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात अरमान भी है कि वकीलों को हमेशा से इस्tisना होता है, भले से वो दहशतगर्दी में या मुल्क के खिलाफ संगीन नौयत का कोई मामला हो या कत्ल का कोई मामला हो या छोटा सा केस हो। वकील को ये इस्tisना होता है कि वो केस लड़ेगा और किसी टेररिस्ट का केस भी लेगा तो वो खुद जिम्मेदार नहीं है उस एक्ट का, वो दिफा कर रहा होता है बेसिकली। ये जो इस केस में एक नई एग्जांपल क्रिएट की गई है और वो ये कि इस केस में जो एक सीनियर कौंसिल है लाहौर के, उनको राय खुर्रम साहब, उनको सिर्फ इसलिए ऐड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने वकालत की थी। अब ये हमने आज तक, मैंने तो कम से कम 18 साल की अपना जो तजर्बा है उसमें कभी नहीं देखा। और ये नई एग्जाम्पल कायम की जा रही है पुलिस की तरफ से, या फिर यहाँ पर जो लोग भी इस केस में जितना असर रसूख अब तक इस्तेमाल हुआ है, फिर हम कह रहे हैं कि इसमें अगर 500 केसेस देखे जाएं तो 499 केसेस में हमारी यही मुअज़्ज़िज़ अदालतें एक फैसले करती रही हैं, लेकिन ये एक केस ऐसा है जिसके अंदर मुख्तलिफ फैसला होने जा रहा है, या इसका ट्रायल या इसका जो प्रोसीजर है वो मुख्तलिफ अडॉप्ट किया गया है। अरमान भाई, ये सीनियर वकील को इन्वॉल्व कर लेना और उसको भी एक्यूज बना देना, तो क्या लगता है आपको कि ये इसका मतलब ये है कि ये तो मुनज़्ज़म तरीके से सारी चीजें प्लान की गई हैं? देखिए वो और जो एक और चीज है, जो भी और एक और चीज है, देखें मुल्जमान की हद तक तो बात समझ में आती है, मुल्जमान की तादाद 2 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, लेकिन मुल्जमान की वालदा को भी, यानी कि एक 60 साल की खातून को भी आपने एब्सकॉन्डर करार देकर उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करने के सिलसिले के अंदर आपने कार्रवाई की है। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी सोसाइटी के अंदर तो कहा जाता है कि माएँ तो साझी होती हैं, बहनें साझी होती हैं, यानी कि मतलब आप इंतकाम में इतने अंधे हो रहे हैं कि जी माओ को भी नहीं छोड़ रहे आप। बिलाल इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में जो हम हमारे यहाँ ये पहली मिसाल नहीं है। जो खवातीन हैं और मर्द हैं, उनकी उम्र को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए पुलिस से जो इन्वॉल्वमेंट है वो साबित करने के लिए, या दूसरी पार्टी इन्वॉल्वमेंट उनकी साबित करने के लिए उनको इन्वॉल्व करती चली आई है। तो ये इस केस में भी ये पहली मरतबा में हम नहीं देख रहे हैं, पहले भी हम देख चुके हैं इस तरह के केसेस में, या और दीगर केसेस में जो लोग हैं, माँ बाप हैं या उनके रिश्तेदार हैं या बूढ़े रिश्तेदार हैं, उन सबको जो है जिनको भी इन्वॉल्व करना होता है उनको इन्वॉल्व किया जाता है। और वो सब सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, उन पर सिर्फ प्रेशर माउंट करने के लिए किया जाता है ये। तो इस केस में भी जो है वो प्रेशर माउंट करने के लिए किया जा रहा है, और जितना ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। और इस तरह से एक तो ये होता है कि प्रेशर डेवलप करते हैं आप, दूसरी बात ये होती है आप जो गेन करते हैं वो ये करते हैं कि जी इस केस को तूल देते हैं आप। उस तूल देने में होता ये है कि जो दूसरी पार्टी है वो थक जाती है। आप इस वक्त जो है नर्व गेम है, एक दूसरे को आप थका रहे हैं, जो थक जाएगा वो सरेंडर कर देगा। ये इस वक्त ये मामला चल रहे हैं, और दोनों अभी तक जो है वो लगे हुए हैं, और दोनों जो है वो सरेंडर करने पे कोई भी तैयार नहीं है। और सरेंडर करने पे क्यों तैयार होगा बिलाल? मैंने पहले भी इस बात की निशानदेही की थी और अभी भी मैं कहूंगा कि दोनों तरफ एक ही खानदान की, एक ही खून है। एक तरफ वालिद है, एक तरफ बेटी है, दोनों का खून एक ही है, ठीक दोनों है। की आदात और अतवार एक ही हैं। अगर हम्म। वो जिद पे कायम है तो वो भी जिद पे कायम है, और वो फिर दोनों जिद पे कायम रहेंगे तो फिर मामला जो है वो कभी हल नहीं होंगे। फिर जीतना और हारना होगा, और कौन हारेगा इसमें? या तो बाप हारेगा या बेटी हारेगी। ये एक समझने की बात है, कोई और नहीं हारेगा इसमें। तो ये कहना कि जी बेटी मिल जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखें बेटी अगर राजी है और बेटी आने के लिए राजी है, लोग हमको भी कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, बहुत इल्जाम देते हैं और एब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मामला ये है कि कम से नहीं या कम उम्र बच्चों की शादी के हम हक में पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। लेकिन ये नहीं जो बिल्कुल। केस है, ये केस जो है, इस केस में इसको सॉल्व करने की बजाय इसको उलझाया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ एंगल्स निकाले जा रहे हैं
इसको कभी सेक्टेरियन बनाया जा रहा है, इसको कभी जो है वो ह्यूमन राइट्स का बनाया जा रहा है, कभी इसको कमसिन बच्ची का बनाया जा रहा है, कभी इसको रेप केस बनाया जा रहा है। इसको कौन कौन से रूप दिए जा रहे हैं कि किसी तरह भी जो है वो हम बच्ची को हासिल कर लें, जबकि बच्ची जो है वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने बार बार स्टेटमेंट दिया है कि वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो उसको उसके स्टेटमेंट्स को रिगार्ड किया जाना चाहिए, और ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाने चाहिए था। अब तक इतना जो है वो तवील नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से ये अब दोनों तरफ की अनाओं का मसला है, और ये जो भी है, चाहे ये पार्टी जीते चाहे वो पार्टी जीते, जीतेगी तो अना जीतेगी। ये तो अना का सही कह रहे हैं आप। सेटलमेंट तो जो है वो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, और अब तो मसला ये भी नहीं है कि किसी की जिंदगी का मामला हो ना, कि आपको लगता हो कि मुबैना मुगविया के हसूल और उसकी हिफाजत का मामला हो। तो बात तो मेरे ख्याल है कि बहुत आगे तक निकल चुकी है, और वो तो ये है कि भले से नफसियाती हो जाए, मर जाए या कुछ भी हो जाए, मसला ये है कि हमें इंतकाम लेना है। और इंतकाम में तो नाज़रीन ऐसा होता है, फिर आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो फिर देखना पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली है, मैं आपको ये ब्रेकिंग खबर शेयर कर रहा हूँ अभी, कि जो जमानत मनसूख हुई थी ज़हीर और शब्बीर की, वो कल सुबह सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज होने जा रही है। जी हाँ, मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ, ये खबर बना ली है उनकी लीगल टीम ने, और कल सिंध हाई कोर्ट में ये जमानत दायर हो जाएगी। इसके साथ ही इससे पहले जो दो मुलजिमान निकाह ख्वाह और काजी हैं, उनकी जमानत भी कल ही है। और एक और ब्रेकिंग खबर ये है कि जो एमएलओ की डायरेक्शन है कराने की, उसको भी चैलेंज कर दिया गया है, और कल सुबह ये एमएलओ भी सिंध हाई कोर्ट में इस केस की भी समाअत हो जाएगी। अब ये देखना ये है कि चूंकि जाहिर है कि ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में आपको पता है बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अब जो फैसला करना है वो सिंध हाई कोर्ट ने करना है। और सिंध हाई कोर्ट में जो मेरे आइडियल एक जज हैं, और जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब, और वो उनके सामने ये चीजें लगेंगी। मेरा ख्याल है कि उसी बेंच के सामने है। एन मुमकिन है कि रोस्टर के मुताबिक कोई दूसरे जज साहब भी इस केस को सुने। तो अब देखना यह है कि कल क्या चीजें डिसाइड होती हैं। बहरहाल लेकिन जो अफसोसनाक चीज है वो ये कि एक वालदा जिसकी उम्र 60 साल है, उसको भी एब्सकॉन्डर बना दिया गया। और एक वकील साहब, देखिए हम एक्यूज की बात नहीं कर रहे, बाकी चार और भी एक्यूज हैं। हम ये समझते हैं कि ठीक है, अगर पुलिस ये समझती है कि बाकी मर्द भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और दो चार के बजाय 400 भी हो तो ठीक है, लेकिन किसी वकील को और किसी 60 साल की बूढ़ी खातून, और वो भी बेवा खातून, जिसने अपने 3 बच्चों को बगैर शौहर के 12-14 साल से मुसलसल पाला हो, उसको आप एब्सकॉन्डर बनाकर उसकी वारंट गिरफ्तारी जारी करके लाहौर से उसको गिरफ्तार करके आप कराची में लाकर आप क्या करना चाह रहे हैं? जेल भेजकर आप, सिवाय इसके कि आपकी अना का मसला है, इसके अलावा तो हमें कोई चीज इसमें नजर नहीं आती। तो आज एक और चीज अरमान भाई हुई है, मैंने जो एमएलओ का ऑर्डर है और इसके साथ ही जो चार्जशीट पड़ी है, उसमें मुझे 2 लड़कियां नजर आई हैं। 2 लड़कियां इस सेंस में कि लगता यूं है कि इस केस में 2 लड़कियां अगवा हुई हैं। एक लड़की की उम्र है 13 से 14 साल, जिसका यहाँ पर भरपूर जिक्र है, और एक लड़की थी जो 15 से 16 और 16 से 17 साल की थी, जिसने सिंध हाई कोर्ट से लेकर और उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और उसका मैटर और उसके बयानात हुए थे लाहौर में। उसका कहीं जिक्र नहीं है इस केस में, जो ये केस अभी आया है। और या तो शायद वो जो हाई कोर्ट है वो पाकिस्तान की हदूद की नहीं थी, या सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, या लाहौर हाई कोर्ट में 164 के स्टेटमेंट थे, उसको कंसीडर कहीं किया ही नहीं गया पूरे के पूरे ऑर्डर्स के अंदर। और बड़ा बड़ा मुझे जो पढ़कर, मैंने हालांकि हजारों जजमेंट्स पढ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट की, कराची बेअमनी केस से लेकर अभी जो कराची के अंदर जो साबिक सिटी नाजिम है नेमतुल्लाह खान साहब का, गुलजार साहब का, जब भी वो बेंच लगता रहा तो हम उसको रिपोर्ट करते रहे। नस्ला टावर का हमने रिपोर्ट किया। कराची में कोई एक ऐसा 14, 15, 18 साल से केस नहीं है जो हमने रिपोर्ट ना किया हो। लेकिन आज हमें ये थोड़ा सा ऑर्डर पढ़कर थोड़ा सा ख्वाहिश पैदा हुई है कि ये जो ऑर्डर आया है, इसकी हम थोड़ी किसी कानूनी माहिर से समझें इसको, कि ये ऑर्डर किस नौयत का है। तो चलें ठीक है, हमने ये कल भी ये हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां लोगों से पूछेंगे, कानूनी माहिरीन से, कि वो जरा थोड़ी सी तशरीह करके समझाएं तो सही ये ऑर्डर किस नौयत का आया है, और इसमें जो कुछ लिखा है वो क्या है, उसके मकासद क्या हैं और उसके मतलब क्या है। एक तरफ 375 है नहीं, लेकिन जो एमएलओ करवाया जा रहा है वो 375 की जो
स्पेशल लॉ है उसके तहत करवाया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, लोग फारूक भाई पे बार बार पूछ रहे हैं, हमने फिर कहा है कि एक का सवाल तो यह आया है कि फारूक भाई शायद 90 खुलवाने गए हैं या एमक्यूएम के ऑफिस चले गए हैं, या किसी ने कहा है कि जी फारूक भाई ऐसा ना हो कि खुद खबर बन जाए। ये फारूक भाई अब आएंगे तो खुद अपनी सफाई देंगे, हम फारूक भाई का दिफा ना आज कर रहे हैं ना कल करेंगे। वो कहीं गए जरूर हैं बड़ी खबर के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। हमारे रूल्स हैं, वो हमारे रूल्स ये हैं कि हम 10:30 आते हैं और सारे देखने वाले जो हैं वो 10:30 आकर इंतजार कर रहे होते हैं। तो जो लोग भी देर करेंगे, जाहिर है कि हम उसका दिफा नहीं करेंगे, और अरमान भाई भी कल लेट आएंगे या मैं भी लेट आऊंगा तो हमें माजरत करनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि आप सारे लोग बैठकर जो है वो सुन रहे होते हैं प्रोग्राम को। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अरमान भाई, ये जो बानी एमक्यूएम पर पाबंदी है, इसको हटाने के लिए निसार पंवर साहब फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के रुकन भी रहे, उनको उठा लिया गया बकौल उनके साहबजादे के। आज उनके साहबजादे आए हुए थे। बिलाल, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ, तो बेहतर होगी। नहीं, मैं जाकर वापस आ सकता हूं, आप कंटिन्यू करें फिर, इसका मतलब है। आपने सवाल क्या किया था? क्या चीज छोड़ के मैं जा रहे सवाल थे ये आप? मैं सवाल ये कर रहा हूं कि जो बानी एमक्यूएम पर पाबंदी आई थी या है, उसमें निसार पंवर साहब ने पिटीशन दाखिल की, उनको उठा लिया गया बकौल उनके साहबजादे के। आज उनके साहबजादे आए थे, निसार पंवर साहब यानी कि अपने वालिद की बाजियाबी के लिए। तो उनके साहबजादे ने कहा है कि जी, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या कुछ मशकूक किस्म के लोग हैं जो उनका पीछा कर रहे थे और कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट से निकले, फिर वापस सिंध हाई कोर्ट में चले गए और वहां बैठे रहे। फिर उन्होंने ट्वीट्स भी की, फिर उसके बाद कुछ मैसेजेस भी चले, फिर 2-3 घंटे के बाद उनकी वकला भी आए, तो और उसके बाद जो है वो बाहिफाजत वहां से चले गए। तो ये क्या लग रहा है आपको, वैसे थोड़ा सा बताएं इस हवाले से। बिलाल, मुझे तो पहले तो यही आ रहा था, इत्तलात भी यही आ रही थी कि जी वो वहाँ पर बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में और वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि बाहर जो है वो कुछ मशकूक अफराद हैं और उनकी जो है वो नकलो हरकत हो रही है। तो इस वजह से वो हाई कोर्ट के अंदर ही बैठे हुए हैं और बाहर नहीं आ रहे थे। अच्छा, ये मामला जब चल रहा था तो हमारे फिर जो फोटोग्राफर्स हैं और ये लोग भी चले गए वहाँ, कैमरामैन वगैरह भी, और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको उसको फिल्मबंदी करेंगे, अगर इस तरह से कोई चीज हो रही है तो। लेकिन बाद में फिर पता चला कि हो सकता है वो जब प्रेजेंस थी कैमरामैन की और ये सारे फोटोग्राफर्स की, तो फिर शायद वो जो जो मशकूक अफराद थे वो फिर नजर आए नहीं वहां पर। वो काफी देर हो चुकी थी चूंकि उसको उनको भी वहां पर अंदर बैठे हुए, और इस बात को जो है काफी डिले आ चुका था। तो वो लोग नजर नहीं आए जैसा कि वो कह रहे थे, जो क्लेम कर रहे थे। निसार पंवर के जो साहबजादे हैं वो जिस तरह क्लेम कर रहे थे उस तरह कुछ नजर नहीं आया, और फिर वो बहरहाल वो चले गए वहां से, और उनको जो है वो कोई किसी ने जो है वो मतलब ना किसी ने उनका पीछा किया, ना वहां पर कोई मशहूर सरगर्मी नजर आई। तो ये था उनका, उन्होंने नोटिस किया होगा यकीनन जब वो अकेले निकल रहे होंगे वहां से। लेकिन जब बाकी लोग वहां पर पहुंचे हैं, कैमरा मीडिया जब पहुंचा है, तो मीडिया के पहुंचने के बाद फिर इस तरह की जो एक्टिविटी थी वो शायद, या तो अगर उनका इरादा भी था तो वो उन्होंने खत्म कर दिए, या फिर जो है वो वहां से चले गए थे वो लोग। तो बहरहाल अब जो है उनको खतरा तो है, खदशात तो हैं कि उनके वालिद जो हैं वो इस पिटीशन को फाइल करने के बाद जो है वो उठा लिए गए हैं या लापता हो गए हैं। तो अब तक जो है वो बंदर आम पर नहीं आए हैं या उनको नहीं लाया गया है। तो ये अब उनके साहबजादे ने भी जो है फाइल किए, तो उनको भी खतरात तो हैं, और इससे एक बात ये भी जाहिर होती है कि अभी तक जो है वो लगता नहीं है बिलाल के, अगर इस तरह के मामला चल रहे हैं और इनको कोई लीनियंसी नहीं मिल रही है या इनकी तरफ जो है कोई मामला नहीं आ रहा है, तो हमने पहले भी कहा था ना कि अगर इस तरह अगर कोई बात बन गई है तो फिर ये अदालत वगैरह के मामला चलेंगे नहीं, फिर वो वैसे ही मामला बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर अगर भी नहीं, अदालत में भी आ रहे हैं और अदालत में आने के बावजूद इस तरह की मशकूक सरगर्मियां हो रही हैं या इनको हरासा किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो है वो मामला जो हम कह रहे थे ना कुछ पक रहा है कुछ पक रहा है, वो कुछ पक नहीं रहा। मेरे ख्याल से हंडिया से उतार के कहीं रख दिया गया है दोबारा से, या ये वो क्या कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। ये क्या मतलब है, हंडिया से उतार के रख दिया गया है?
अच्छा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जी आज जो उनके साहबजादे हैं ना, उन्होंने पिटीशन में जो सिंध गवर्नमेंट को बनाया है, पुलिस को, आईजी को बनाया और ये कहा है कि जी उनके घर के ऊपर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे आए, उनके वालिद को ले गए और उसके बाद वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके वालिद का वेयर अबाउट पता चल जाए, लेकिन वेयर अबाउट पता नहीं चल रहा। और उन्होंने एक सिंपल सी एप्लीकेशन फाइल की है जो मिसिंग पर्सन के अंदर पहले से भी बहुत सारे लोगों की दायर होती है, तो ये भी मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन थी। लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया कि वो जब सिंध हाई कोर्ट आए और जब जा रहे थे तो उस वक्त उनको वॉच किया गया, उन्हें उनका पीछा किया गया और उन्हें ये खतरा था कि उन्हें शायद गायब कर दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। लेकिन जैसे कि अरमान भाई ने कहा कि जब वो बाद में 1 से 2 घंटे के बाद बाहर निकले तो ऐसा कोई भी नहीं था कि जी उनका किसी ने पीछा किया हो और किसी ने कोई गिरफ्तारी की हो। लेकिन ये चीज तो आप ये कह रहे हैं ना कि अरमान भाई आप खुद कह रहे हैं कि जाहिर है कि कल से पहले जो प्रोटेस्ट हुआ और पिटीशन थी उसमें कोई एक शख्स भी नहीं था जो सिंध हाईकोर्ट तक पहुंचा हो, या कराची प्रेस क्लब पे जो 14 अगस्त का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें उससे पहले 6 साल पहले, यानी कि जो अरसा है 7 साल का, उससे पहले इतनी बड़ी तादाद में, आप 100 कह लें, 50 कह लें, 20 कह लें, लेकिन इतने लोग भी जमा नहीं हो पाए थे। तो लेकिन अब ग्रेजुअली एक चीज तो आ रही है ना, एक्टिविटीज तो शुरू हो रही हैं। तो और दूसरी तरफ एक और मामला है, मैं जिसकी तरफ बात हम करना चाह रहे थे, फारूक होते तो हमने कुछ चीजें तय की थी, कि जो चीजें हमने तय की थी कि ये जो कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ जगह पे फंड्स लिए जा रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ कैंप्स हैं, उसमें सिंधु देश का बाकायदा नक्शा लगाकर जो है वो फंडिंग इकट्ठी की जा रही है। ये भी तो बड़ा संगीन मामला है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और उस आज़ाद मुल्क के अंदर कोई एक अलहदगी पसंद तंजीम या तहरीक का इस तरह प्रचार हो, ये भी, इसकी भी तो रियासत को इजाजत नहीं देनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल। अगर ऐसा हो रहा है तो ना, जो हमारे जो लोग हैं, बरसरदार हैं, उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको भी जो है वो उसको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं। और खासतौर पर कराची शहर के अंदर आकर अगर इस तरह की जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं उन्होंने, तो वो कैसे लगाए हुए हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज अगर हो रही हैं तो वो बहुत ही नोटिसेबल हैं, और इनको फौरन जो है वो नोटिस किया जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो सिंधु देश के हों, चाहे वो कोई भी सेपरेटिस्ट हो, जितने भी अलैदगी पसंद लोग हैं वो तो काबिल कबूल ही नहीं है ना। उनको या तो राय रास्त पे लाना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए, या फिर उनको जो है वो उनके साथ जिस तरह से हुकूमत को निमटना चाहिए वैसे निमटे। तो बीच में जो है वो गुमा गो की कैफियत में अगर रहेंगे तो फिर उनको तकवीत मिलती है और फिर वो लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। और ऐसी सूरत में ही जो है वो काउंटर, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि काउंटर जो तंजीम है, वो इस वक्त जो है वो यही है, एक तंजीम जिसको जो है वो लाने की बातें की जाती हैं। और आज भी जो है वो, लेकिन क्योंकि बात नहीं बन रही है, या जो भी मामला हैं वो कभी जो है वो सरफेस पे आते हैं और फिर बाद में दोबारा से सरफेस से बाहर चले जाते हैं, या उनको जो है वो सरफेस से हटा दिया जाता है। तो ये आंख मिचौली जो है ना, वो भी अभी चल रही है। और वो उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि या तो बात बन ना जाए, या वो लोग फैसला ये कर लें कि हाँ जी लाना है या नहीं लाना है। तो अभी तक या तो फैसला नहीं किया गया है, या अगर फैसला कर भी लिया गया है क्या है तो वो किस तरह से लेकर आना है, उसका उसका मोड क्या होगा, उसका जो है वो प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, उन सारी बातों पे, चीजों पे जो बात हो रही है, तो वो अभी तक जो है मामला तय नहीं हो पा रहे होंगे। तो इस वजह से अभी, अगर वो फारूक समी होते आज तो उनके बाबूजी से अगर बात हो चुकी होती तो हमें वो ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते थे। लेकिन वो है नहीं आज, वजदान की कैफियत भी नहीं है ना, वो बाबा जी हैं आज। तो हालांकि उनकी मुलाकात भी हुई है, आज बता भी रहे थे बाबा जी से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन जो है वो है ही नहीं। वो फारूक समी होते तो बहुत कुछ पता चल जाता आज। तो नहीं तो आपको, आप जो कुछ आपको पता है तो वो बताते हैं आप। वो तो बता दिया मैंने। हाँ, नहीं वो नहीं तो नहीं, मैंने बता दिया आप ना फिलहाल। देखिए, आज तो देखिए बिलाल, आप मैंने तो हांडिया उतार दी है। अच्छा, नहीं हाँ। देखिए, वो हांडी उतारने वाली बात तो आपकी चले ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे चूल्हा तो बंद नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, अभी चूल्हा बंद नहीं हुआ। चूल्हा बंद तो नहीं हुआ ना। हांडी तो जाहिर है किसी काम से आप जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उतार देते हैं या चूल्हा बंद करते हैं, तो इसका बहुत मतलब तेज है चूल्हा बिलाल बंद नहीं आप। हुआ।
चूल्हा तो बंद नहीं किया ना, हांडी तो वक्ती तौर के ऊपर आप जो उसकी आंच होती है वो कम भी की जा सकती है ना। तो हम्म। मेरा भी ये ख्याल है कि हालात और वाकयात जिस तरफ जा रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि उनकी पॉसिबिलिटी बने, या वो भी चाहते यही हैं कि वो अपनी सरगर्मियों के जरिए जो जिनसे भी उन्होंने मामलात करने हैं उनको बताएं कि जी वो अभी मौजूद हैं और उनकी एक्टिविटीज हो रही हैं, और एक्टिविटीज होने के बाद अगर वो अपना जो स्ट्रेंथ को शो कर देते हैं और ये कहते हैं कि जी उनकी स्ट्रेंथ मौजूद है और वो पॉजिटिव काम करने के लिए रेडी हैं, पॉलिटिक्स भी और दीगर भी सारा, तो फिर जाहिर है कि उनके लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ना। लेकिन ये चीजें तो गिव एंड टेक के तहत होती है ना, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर। यानी कि एक फरीक कुछ मौकफ से अपने पीछे हटता है तो दूसरा जो है वो कुछ दे देता है, और पहले वाला जो है वो थोड़ा सा मौकफ तब्दील कर लेता है। तो ये चीजें तो होती हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि अभी ऐसी सच सिचुएशन नहीं है। यानी कि इससे पहले जो पाबंदी तो जाहिर है कि 22 अगस्त 2016 से पहले लगी थी स्पीच के ऊपर, लेकिन 22 अगस्त के बाद आपने जो सिचुएशन देखी उसके बाद तो बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल वाली सूरत हाल थी, और कोई भी कारकुन जो उस तरफ का खड़ा था, जो सामने आता था, उसका बाकायदा तौर पर केस बनकर अदालतों में आता था। लेकिन अब ये सिचुएशन तो नहीं है ना। तो अब थोड़ी बहुत तो जी हाँ। आपको लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो जरूर है ना। क्या कहेंगे इस पे इसलिए तो आप? मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि चूल्हा जल रहा है फिलहाल। और बहरहाल हांडी तो उतरती और चढ़ती रहती है। और अभी भी जो है देखें, अभी भी ये है कि आज जो है जिस तरह से वो गए हैं और वो मशकूक अफराद आए या नहीं आए, अच्छा, और फिर वो एक जब मिनट, उसके एक मिनट, दोबारा गए। एक एक मिनट, अरमान भाई। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ताहिर कह रहे हैं, ताहिर के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बिलाल भाई आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें। तो देखिए, मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ। आप मेरा जीमेल एड्रेस जो है bilal.journalist21@gmail.com, इसके ऊपर आप मुझे अगर आप ईमेल करेंगे तो मैं अपना नंबर आपको भेज दूंगा। और एक दो क्वेश्चन के बाद, इशू ये है कि जाहिर है कि जिस नौयत का हम केस स्टडी कर रहे हैं उसमें बिलो द बेल्ट जाकर इंतहाई गलीज किस्म की गुफ्तगू करने वाले लोग और जो थ्रेड्स के हवाले से सारी चीज़ें। हालांकि मेरा केस तो और ज़्यादा मजबूत होता है जब भी मुझे कोई थ्रेड्स वाला मैसेज आता है, ये कॉल आता है, क्योंकि मैंने एक प्रोफाइल बनानी होती है और प्रोफाइल जमा हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और एक ख़ास वक्त के अंदर जाहिर है कि फिर माफियाँ भी नहीं होंगी, सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये वजह है कि मैं पब्लिकली यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा। जिनको चाहिए तो मेरा ख्याल है कि आप ले सकते हैं, और उसका तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ से भी आपको मेरी जीमेल की आईडी मिल जाएगी तो मैं आपको वो नंबर वगैरह दे दूंगा, आप उससे शेयर करें। बिल्कुल, जो चीज़ें इंफॉर्मेशन है या मालूमात है तो व्हाट्सएप के ऊपर ओनली मैं जो है वो अवेलेबल हूँगा आपके लिए। तो जी, आप कुछ कह रहे थे अरमान भाई? ये मैं ये कह रहा था कि अभी भी जो है वो इसमें एक रूम तो छोड़ दिया गया है ना, कि जो निसार पवार साहब हैं उनके साहबजादों को अभी उठाया नहीं गया, या इस तरह से उनको जो है वो कोई, उन्होंने उनको फील हुआ कि उनको हरासा किया जा रहा है, लेकिन उनको अभी किसी से भी तरह से रोका नहीं जा रहा कि वो पिटिशन को जो है वो फॉलो करें। तो ये एक यहाँ पर भी एक एक उन्होंने रूम तो छोड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि इस पे कहाँ तक जो है वो जाते हैं, ये पिटिशन चलती है, मेंटेनेबिलिटी इसकी अभी मसला है, इसका मेंटेनेबल है कि नहीं है, ये सारी बातें भी अभी बाकी हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी कोई ठीक है, बात चल रही है या किसी स्टेज पर है ये, लेकिन अभी जो है वो बिलाल ये कह देना कि जी बात बन गई है और वो आ रहे हैं या आप हेलो सुनने के लिए तैयार रहें, तो इस तरह की बातें अभी शायद अभी है नहीं, मुमकिन नहीं है अभी इस लम्हे। हो सकता है आगे चल के हो भी सकता है, लेकिन अभी इस लम्हे जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, होता पता क्या है अरमान भाई, होता ऑडियंस पता क्या है, देखें, जो रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाला सहाफ़ी होता है ना, वो आपसे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी खबर नहीं देता, बल्कि जो रियल फैक्ट्स होते हैं वो बता देता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो प्रो इमरान होते हैं, प्रो नून लीग के हैं, प्रो एमक्यूएम के हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी या फिर एमक्यूएम लंदन के, वो ये चाहते हैं कि उनको बस पॉजिटिव खबर मिले और वो पॉजिटिव खबर सुनना चाहते हैं। और जब कभी भी उन्हें कोई कहता है कि नहीं यार अभी ये वाला मामला नहीं, अभी यूं नहीं यूं है, तो कहते हैं नहीं यार आप मायूसी फैला रहे हैं। देखिए, जो सहाफ़ी होता है ना वो हमेशा से आपकी मर्जी की खबर आपसे शेयर नहीं करता। जो उसके पास एक्चुअल खबर है वो उसको आपको फराहम करेगा।
कभी आपके हक में जाएगी, कभी आपके खिलाफ जाएगी, कभी आप बहुत खुश होंगे, कभी मायूसी होगी। यही मेरे ख्याल से जर्नलिज्म है। अब हम ये कहें यहाँ पर दोनों दो तीन लोग बैठ के, फारूक भाई बैठ जाएं, मैं बैठ जाऊं और अरमान भाई बैठ जाएं, और हम ये कहें कि अच्छा जी आपकी ख्वाहिश क्या है, आप कहें जी पाबंदी हट गई और अब हेलो आ रही है कल सुबह, और हम डेली आकर यही वाली बात करते रहे, पाबंदी हट रही है, कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो वो फिर डेफिनेटली जो एक साख होती है ना एक जर्नलिस्ट की, वो मुतासिर होती है। तो जो जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे होंगे ना, तो हम गाए बगाए किसी भी केस में, बानी एमक्यूएम के बारे में नहीं, बल्कि जो जहीर केस के अंदर भी आ रहे हैं, जहीर केस में, केस जिस दिन खिलाफ जाता है जहीर के, तो हम फैक्ट्स बता देते हैं आपको। जिस दिन उनके हक में जाता है, दूसरों के हक में जाता है, तो हम वो भी बता देते हैं आपको। तो जर्नलिस्ट का काम तो यही है। तो बहुत सारे लोग जो कहते नहीं यार, आप आज आपने मायूसी फैलाई, यार हम क्या करें, हमारे पास जो इत्तला आती है, हम उसमें से गुड़ डालकर, ये शक्कर डालकर आपको मीठा करके तो आपको नहीं दे सकते। क्या कहेंगे अरमान भाई इस पे? बिल्कुल। और जब हम कहते हैं ये ना बिलाल, जब हम ये कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो आप वो कहा जाता है जी आप तो जही की साइड ले रहे हैं, आप तो जही की हाँ, तरफ हैं। और तो ये बिल्कुल। जही की तरफ की बात नहीं है। बात ये होती है कि जो रिपोर्टर्स हैं, या खास तौर पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और जो वकला हैं, या जब उनसे बात होती है केस को, जब स्टडी करते हैं, तो जो केस के अंदर जो दफात लगाई गई जाती हैं, या जो जिस बुनियाद पर केस आगे बढ़ रहा होता है, उसको एनालिसिस करने के बाद फिर हम इस नतीजे पे पहुंच रहे होते हैं, या इस पर बात के अंदाजे लगा रहे होते हैं कि केस का रुख क्या होगा और किस तरफ जाएगा ये। चाहे इसमें कुछ भी कर लें आप, जाएगा ये इस तरफ, इसमें ये इम्कानात हो सकते हैं। तो हम इम्कानात को डिस्कस कर रहे होते हैं। और अभी भी जो है वो पहले भी जहीर के केस में हमने कहा था कि जी कई बार बार ये सवाल आता है कि निकाह खत्म हो गया या निकाह बरकरार है, निकाह खत्म हो गया या नहीं खत्म हुआ। तो अच्छा, ये नहीं नहीं नहीं, निकाह जो देखिए का वो मामला जो है। वो देखें, हम बता देते हैं एक फैक्ट चीज हमने बताई हाँ, है, मानी मसला पता क्या है, ये बहुत सारे और दूसरे यूट्यूबर्स भी तो है ना, एक पूरी दुनिया है। एग्जैक्टली, एक, बिल्कुल। ये देखें, ऐसा लगता है कि हम एक अलग गोले के हैं, और जो मुखालिफ ग्रुप बैठा है वो एक अलग गोले का है, रॉन्ग नंबर वाला, बिल्कुल ठीक है। और वहाँ तपस्वी जो है ना, तपस्वी जी जो है ना, वो हर रोज जो है वो फिरकी दे रहे होते हैं उस गोले पे बैठकर, और वो और वो लोगों रोजाना को, जो है वो सजाएं बता दे रहे होते हैं लोगों को ना, हाँ, दूसरी पार्टी को सजा दे देते जो हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। वो वो यूट्यूबर्स जो है वो तपस्वी जी बनकर जो है ना, वो रोज जो है वो फिरकी देते हैं। और वो जैसे तपस्वी जी कहते हैं ना कि वो, जो एक साहब जो है उसमें मूवी में पूछता है कि मेरी अहलिया बीमार है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो तपस्वी जी जो है वो फौरन अपने रॉन्ग नंबर से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं हिमालय पे जाना, वहां पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर जाकर वहां मंदिर में ये चीज कर देना। तो फिर जाहिर है कि वो रॉन्ग नंबर होता है ना, वो फिर बता देते हैं उसको कि रॉन्ग नंबर है भाई, ये तो बिल्कुल। इसी तरीके से ये जो लोग कंफ्यूज बेचारे हैं, हमारे ऑडियंस या दूसरे ऑडियंस, वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि ये जो डेली रॉन्ग नंबर्स बैठते हैं यूट्यूब के ऊपर और जिस नौयत की गुफ्तगू करते हैं, तो जाहिर है कि उसके बाद तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अरमान भी। जाहिर है कि आप, जाहिर है कि एक 25 30 35 का टोला हो जो ये काम कर रहा हो, लोग तो कंफ्यूज होंगे ना। बिल्कुल सही बात है। और कन्फ्यूजन, हम कहा ना कि फेक न्यूज का जो मामला है, वो फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि फेक न्यूज क्या है, आप कहाँ से जो है वो खबर ले रहे हैं। और ये लोग जो बहरहाल इसमें तो जो है 30 35 लोग अगर बैठ के एक ही बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे यही बात सच है, और बाकी जो लोग बात कर रहे हैं वो बात सच नहीं है, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो बहरहाल ये होता है। और इसमें जो है वो इसी में आप लोगों को और हम सबको जो है वो ये तय तय करना होता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है, कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। ये बहरहाल फैसला ये आपने कहीं करना है, जो सुन रहा है, या अगर मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे करना है कि क्या बात सही है और क्या गलत है। या जो व्यूअर्स हैं, एक्चुअली व्यूअर्स होते हैं, तो व्यूअर्स को इस फैसला करना होता है कि कौन सही और कौन गलत है, कौन सही बात कर रहा है, कौन सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। ये हर मतलब ये हर यूट्यूब के अंदर जो है वो हर वीडियो के अंदर यही जो इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच रही है, जो हमारे पास तक पहुंच रही है, ये सही सोर्स से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो है कि नहीं है। और उसी में फिर जो है वो आपको ये करना होता है कि जो लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, फिर उनके उनको 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 डिस्करेज किया जाना चाहिए। यानी कि उनकी या हम्म। तो उनकी वीडियोस को ना देखें, हम्म। उनके वीडियोस को देखना बंद करें, या फिर जो है वो और भी इसके कई तरीके हैं जो हो सकते हैं। तो मामला ये है कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता ये इर्तिकाई मामला है, अभी इर्तिका का के मरहले में है यूट्यूब, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इल्म होगा, और लोग जो है खुद ही एक तरफ हो जाएंगे।
जो लोग जो है वो बेहतर अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जो लोग बेहतर अंदाज में बात कर रहे हैं, लोग फिर उनकी तरफ माइल होना शुरू होंगे और उनको छोड़ देंगे, जो कि सिर्फ एक क्या कहेंगे उसको, जो सनसनी फैलाना या बस सनसनी एक, फैलाना है, हाँ, जो सनसनी सनसनी फैला रहे फैलाते हैं हैं। लोग। हाँ, जो लोग सनसनी फैला रहे हैं फिर उनकी तरफ से अलग हो जाएंगे लोग। तो ये अच्छा अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता अरमान भाई, एक हाँ, ग्रेजुअल प्रोसेस ही है। हैं और मुख्तलिफ और मैसेज आए हैं लोगों के, व्यूवर्स के, वो ये कह रहे हैं कि आपके मुताबिक बानी एमकेएम का मतलब तौर पर खाका क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इतना इजी नहीं है चीजों को, जाहिर है कि जिसे कहते हैं ना कि आप उसको तोड़ना और उसको डैमेज करना तो आसान होता है, लेकिन उसको बनाना। अच्छा जी, हमारी बड़ी खबर आ गई है हमारे पास, ऑडियंस, बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर ये है, ओहो, फारूक भाई, फारूक भाई, आप 1000 कमेंट्स आए हैं, लोगों ने आपको बड़ा वो कहा है कि ये कहाँ है बताएं। जी, फारूक सभी आ और गए हम हैं और ये, और और हमने इनसे कहा था कि आप खुद खबर लीजिएगा इनकी। और हमने अस्सलाम कहा था, वालेकुम। ये व्यूअर्स के लिए कि मैं एक जो कराची प्रेस क्लब है उसकी बॉडी में हूँ। जो कंस्ट्रक्शन के जो 3-4 मामला थे तो वो अटके हुए थे, कुछ लोगों ने काम डिले कर दिया था, तो इस हवाले से प्रॉब्लम का शिकार था वो काम। तो आज वेंडर्स के साथ मीटिंग थी, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं लाइव रहूं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हो गया था, तो लेकिन इसलिए। लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप 90 खुलवाने गए थे, कोई कह रहा है कि खबर थी और रास्ते से गायब हो गई, कोई कह रहा है कि आप एमक्यूएम के दफ्तर गए हैं बड़ी खबर के लिए, कोई कह रहा है कि आपके पास खबर है और खबर लेकर आ रहे हैं। आप देखें ना, ये आप इस तरह ना करें, आगे पीछे की खबरें, वेंडर और कराची प्रेस क्लब और फला फला, खबर दें जहां से आप आ रहे हैं। अभी तो मुझे पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ जा रही है। ओह, नन्हे मुन्ने कागे फारूक भाई। रात फारूक के भाई, आप खाने बड़ी में क्या, खबर लेकर आ रहे हैं। मुझे मेरे इल्म में नहीं है, आप बताएं कि हम बात किस पे कर रहे हैं तो बताएं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। यार जो आप तो, आपका, इसका मतलब यार आपने आपने सुबह बताया नाश्ते था में कि क्या किया आप, था पता है हाँ, आपको? आपने बताया था कि आप बाबूजी से मिलकर आए हैं। हाँ, अब आ जाएं आप लाइन पर। हाँ, रोजाना बाबा मिलते हैं जी से भाई। बातें करते हैं। ये जो दुनिया है ना सर, इसमें दो दुनिया पैरेलल चल रही हैं। दो गोले, दो गोले। दो गोले, ये दुनिया नहीं, एक ही गोले के अंदर दो पैरेलल गोले, एक और एक पैरेलल गोला चल रहा है जो नजर नहीं आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। भाई तो कश्यप लोगों को पता चलता है, अच्छा तो मैं उसी तरफ था। खैर वो ये तो मजाक की बात है। बैंडेड आप लोग अच्छा, किस अभी किस फौरन टॉपिक पे पलटे, हैं? अरमान भाई हाँ, फौरन पलटे ये। फौरन फौरन। आज मेरी बारी है क्या? मेरी तरफ नहीं आना फारूक, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। नहीं चलो नहीं, ठीक है। ये देखें, ये दो गोलों के कहते कहते पहले फिर ये आए कि हाँ, एक ही गोला है, वो दो गोले छोटे अलग अलग हो गए, ठीक है, एक नजर नहीं आता। बिल्कुल। फिर ये वापस पलट गए, इन्होंने कहा यार ये जनाब गलत, जनाब। खतरनाक हो जाएगा, ये फिर वापस आ गए। हाँ, जी फारूक भाई। उसी गोले की, फारूक उसी गोले की खबर दें जो नजर नहीं आता। नाराजगी है बहुत शदीद, शदीद धुंधे बारिश होगी, बिजलियां चमकेंगी, सख्त ये तो पूरे नाराज हूं। पाकिस्तान, ये तो सब जगह हो रहे हैं। अब मैं तो गोले की खबर दे रहा हूँ। ये तो मूनसून का सीजन, नहीं नहीं, ये तो मूनसून के सीजन में हर जगह होता है, आपके पास क्या खबर है, ये तो सबको पता है, पूरे पाकिस्तानियों को पता है। अरमान भाई समझ गए, आप नहीं समझे बिलाल भाई। अरे भाई, हम व्यूअर्स, आपसे ये तो, नहीं नहीं, मैं नहीं ऑडियंस नहीं समझा समझे। फारूक, मुझे क्या पता आप हाँ, क्या बता रहे हैं, जरा खुल के बताएं। नहीं नहीं, खुल ये के क्या बताएं? अमरीन का, एक मिनट, ये अमरीन का पढ़ लें आप जरा, फारूक भाई जरा। नाप तोल के, बड़े नाप तोल के। अच्छा, ये आप देखें लोगों ने आप, कितने ये देखें सारे आपने आपसे आ रहे हैं। देखें, सारा आपसे पूछ रहे हैं, हमसे कोई नहीं पूछ रहा, और हाँ, लोगों के पास, ये देखें आप, ये महबूब राना भी आपसे पूछ रहे हैं, ये भी आपसे पूछ रहे हैं, और वकासुद्दीन भी नहीं मानेंगे?
वकासुद्दीन भी आपसे, हाँ ताहिर भट्ट भी कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, SAF भी आपसे पूछ रहे हैं, और सदफ वकार भी आपसे पूछ रहे हैं, अमरीन भी जो है वो आपसे सवाल कर रहा है। तो ये सारा कुछ लेट होने की वजह तो मैंने बता, नहीं, अफशीन की बात मान लें आप, चले अफशीन मंसूर की बात मान लें आप। क्या है वहीदान में आ जाए, हवालियां लगाते आप ऐसा कुछ ऐसी ऐसी बातें दूंगा, आप परेशान हो जाएंगे। नहीं वो अंदर की खबर तो वहां आप लोग दे चुके होंगे कि ताल्लुकात नहीं, हमने अभी तक केस पे डिस्कस किया है, बानी MQM के हवाले से जहीर केस पे डिस्कस किया है, और इसके साथ फ्लड को डिस्कस किया, लेकिन अभी जो हमने तो सरफेस के ऊपर जो हकायक है ना, जो अभी नजर आ रहे हैं वो डिस्कस किए हैं। जो उनके साहबजादे आए थे निसार परवर के, और उन्होंने ये कहा, उनका ये मौक़िफ़ था, उनका दावा था कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, फिर जब वो घर भी चले गए हैं, बाहिफाजत पहुंच भी गए, ट्वीट्स हुई, सारी चीजें हुई, तो अब हम जाहिर है कि और के ना मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं, नाम नहीं ले रहा उनका, अच्छी बात नहीं है नाम लेना, उनकी कॉल आई मेरे पास, उन्होंने बोला यार यही है, तो मैं आज उनके बेटे से मिला था, निसार साहब के। अच्छा। और मैं मिला क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था यार जरा, उनका दोस्त था या क्या था उनका बेटा, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं। हाँ मैं गया था, उससे मिला। अच्छा, मोहसिन निसार से मिले आप? हाँ अच्छा, तो देखिए मोहसिन से मैं मिला, और उसके बाद जिसने पटिशन फाइल की, मोहसिन ही नाम है उसका। जी मोहसिन है, जी। तो मोहसिन से मैं मिला, मैंने उसको बताया कि जी मुझे फलां साहब ने भेजा है आपके पास, मेरे कुलीग थे, बहुत रिप्यूटेड आदमी है, बहुत मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है लड़का, जिसके रेफरेंस से मैं जाके मिला। वो तो बानी आप तो बानी की बात कर रहे हैं। नहीं बानी की चक्कर में नहीं बात कर रहा, क्यों मरवा रहा हूँ मुझे तो अच्छा जी कंटिन्यू करें। तो खैर वो मैं अपने कुलीग की बात कर रहा हूँ बुनियादी तौर में। ठीक है। अगर बानी से दोस्ती होती तो बानी की दोस्ती के लिए भी जाके किसी से मिल लेता। मतलब हम वो नहीं है यार बिलाल भाई, हम वो नहीं है कि अच्छे वक्तों में साथ खड़े हों, बुरे वक्तों में छोड़ के भाग जाएं। अल्लाह का शुक्र है जिनके साथ जब जो हमारे साथ अच्छे में खड़े हुए, हम उनके साथ उनके बुरे में जरूर खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला इस पे कायम रखे। तो हम वो नहीं है जिनकी गर्दनों में मुगल का गार्डर आ गया और उन्होंने सिर्फ मखसूस लोगों के लिए उनका गार्डर घूमता है, जो जबरदस्ती घुमा देते हैं, बाकियों के लिए। ये लंबी गर्दन, फिर आप लंबी गर्दन वाले पे आ गए आप। हाँ अच्छा चले, ये कमेंट पढ़ लें आप अपने लिए। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक फारूक भाई की बात हुई है, वहां हुई है बात। अब ये दोनों गोलों में से कहां हुई है? आपके पास भी बड़ी रिपोर्टें हैं, इसका मतलब है। हाँ चले, कोई तो है जो हमें भी रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी हाँ, मुलाकात का वाल बता। खैर मुलाकात हुई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, आपको कोई परेशानी का मसला नहीं है आपके साथ, और आप जाएं वहां पे। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, आपको पता है हमारी तो मतलब अदालतों में हमारी बातचीत ना हो तो किससे होगी, कहाँ होगी? तो उनसे पूछा उन्होंने बोला यार कोई मसला नहीं है। मैंने उनको बता दिया यार, आप असल में प्रॉब्लम भी होती है कि ना आपके साथ जो वाकयात होते हैं ना, तो उसका एक हर शख्स को हो जाता है। मैं अगर उस मौसम की जगह या किसी भी शख्स की जगह मैं होऊंगा तो मेरे ऊपर भी जो है खौफ तारी हो जाएगा चीजों का। तो वो हो गया था, वरना ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लाइटली और बहुत अच्छे से कानून के मुताबिक चीजों को लेके चला जा रहा है, और मामलात में सब अच्छा है। लेकिन मामला ये अरमान भाई कानून के मुताबिक ना, इन्होंने इन्वर्टेड कोमा लगाया है, कानून के मुताबिक बहुत अच्छे से लेके चला जा रहा है। यार फारूक भाई खबर दे दें आप यार। तो ये है थोड़ा सा ये नरम गरम चलता रहेगा। सही कह रही थी मामा। और आज फारूक भाई बनने हैं नन्हे मुन्ने। हाँ नहीं आप एक 17 सितंबर को कुछ होगा, और 1 दिसंबर को या 1 दिसंबर की फर्स्ट वीक।
अच्छा चलें, आपकी जो बात हुई और दीगर चीजें हैं, अब आप ये बताएं कि लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो स्पीच है उसके ऊपर से बैन हटने जा रहा है या नहीं। जो आपके जो बाबा जी हैं वो क्या सोच रहे हैं, अगर कोई चीज होने वाली है तो कितने अरसे में मुतवक्के है और उसमें कौन कौन सी चीजें मतलब ऐड हो सकती हैं, ये हमें थोड़ा सा बताएं। फिर हम आपसे पूछेंगे फारूक भाई के जाहिर है कि रियासत पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत है और उसके अंदर अगर कराची के अंदर कैंप लग रहे हैं सैलाब जदगान के लिए और उसमें वहां पर सिंधु देश का नक्शा लगाकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, तो इस पर भी आप क्या कहेंगे, ये भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले वाले सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, अगर कुछ होता है ना तो ये 17 सितंबर गालिबन डेट होगी जिसमें कुछ हो सकता है। 17 सितंबर। 17, ठीक है। अच्छा ठीक, नहीं, ठीक है। दिसंबर की फर्स्ट वीक में कोई बड़ी एक्टिविटी हो सकती है, बड़ी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। और ये तो दिसंबर तो अभी दिसंबर तो 4 महीने ये अभी। वाला, या अगर इसमें नहीं होगा तो दिसंबर की फर्स्ट वीक में होगा। नवंबर आपका खाली अच्छा रहेगा। अच्छा, नवंबर में कोई नवंबर मामला खाली नहीं, जाएगा। नवंबर खाली अच्छा जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर कुछ तो हुआ ये तो ये सितंबर में ये हो आप पाएगा। बाबा जी से या आप बाबा जी से मिलकर आए या किसी नजूमी से मिलकर आए? देखिए, अक्टूबर नवंबर जो है ना, मैं ये मेरी उसमें प्रेडिक्शन भी शामिल है ना। अच्छा अक्टूबर और नवंबर जो है वो जो टेन्योर है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें चीजें जो है ना, कोई भी चीज कोई हतमी नहीं करेगा। और अभी जो जोर मारा जा रहा है वो सितंबर का ही है, और अगर सितंबर में कुछ चीज हो जाए तो हो जाए। और चीजें ये हैं कि जाहिर बात है, जो पॉलिटिकली अगर हम उसको देखें तो पॉलिटिकली मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि मैं ये ज्यादा बेहतर होगा कि मतलब डेट्स ना देता तो बेहतर था, लेकिन उसमें यही है कि नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में बहुत सारी चीजें ट्रांजेक्शन में होंगी, तो कोई भी अगले को कोई तोहफा देके नहीं जाएगा। और अच्छा, दिसंबर में भी बात कोई होगा। मतलब जो वैसे नया आएगा, आप ये कह रहे हैं नवंबर में जो नया आएगा नवंबर के बाद, तो वो ये भी चीजें शर्त है फिर, कि नवंबर को नया है। हाँ ये एक्सटेंशन भी तो हो सकती है ना, आप ये कह रहे हैं कहीं पर जहां कहीं भी एक्सटेंशन होनी है। लेकिन अगर कहीं मुझे एक्सटेंशन मिले या नहीं मिले, पॉलिटिकल सिस्टम को कहीं एक्सटेंशन मिले ना मिले, मैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो कहीं एक्सटेंशन मिले ना मिले, लेकिन ये जरूर है कि बहुत अक्टूबर है, नवंबर में बहुत कुछ आते भैया आज। यार अक्टूबर नवंबर में कुछ क्या, नहीं। फारूक भाई आज आप अरमान साबिर भाई बने हुए हैं यार, आप देखिए खुल के बात नहीं नहीं कर रहे, मैं हम आपसे भाई बिलाल, नहीं नहीं, बिलाल मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि मैं 17 सितंबर को शायद आप लोगों के साथ नहीं होगा, जैसे आज ये नहीं थे। ये तो गलत है फारूक भाई। देखिए बात देखिए, हम देखिए बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर नवंबर में एक्सटेंशन के मामले, व्यूअर्स व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। एक शख्स आपको बता रहा है कि जनाब अगर कुछ होना है तो अभी 17 को हो जाना है कोई बड़ी हम्म, एक्टिविटी, नहीं तो फिर दिसंबर हम्म। में होगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, अगर आपकी ख्वाहिश है मेरे लिए कोई तो सही है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ख्वाहिश बात है कि अगलों से आपने ये बात करनी है नहीं नहीं, कोई ख्वाहिश कि नहीं है। अपने मेरी वो ख्वाहिश पूरी करें जो मैंने अरमान भाई को बताई है। नहीं तो फिर क्या बताई थी वही तो बताएं ऑडियंस को। हैं? वो अरमान, नहीं नहीं वो बतानी ही नहीं। नहीं अरमान भाई ने नहीं बताई अभी तक। नहीं, अरमान भाई जब कभी मौका होगा अरमान भाई खुद नहीं बताएंगे। नहीं, अरमान भाई थोड़ा सा कवर कवर डाल के बता दें, कवर यू करके ना, बिल्कुल 100 कपड़ों में लपेट के कुछ चीज बता दें, इशारा दे दें। कौन सी बात? पता नहीं आपकी और फारूक समी की चली है कोई। सितंबर सितंबर होगा। वाह। हाँ, दूसरा ये भी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात सो नहीं है। देखिए हाँ आज है ये। देखिए जो भी जब भी डायलॉग्स होते हैं तो डायलॉग्स में ये होता है कि आप कुछ लेना होता है और कुछ देना होता है। हमेशा डायलॉग्स का ही तरीका होता है। लेकिन सही है। अगर डायलॉग में ये चाहें कि हम सब कुछ ले लें और हम सामने वाले को कुछ ना दें तो फिर वो डायलॉग कामयाब नहीं होते। ये असाब की लड़ाई है, जो उसमें हम्म। जीत जाएगा वो जीत जाएगा। और कल जो अरमान भाई ने बात बोली थी, एक वो बहुत अच्छी बात बोली थी और वो बात दुरुस्त थी।
अब ये इसके अंदर ये है कि कौन कितनी बात मनवा लेता है। जी अरमान भाई, खबर नहीं आई, बहरहाल इशारे के अंदर बता दिया, लोग समझ रहे हैं तो समझने वाले समझ गए हैं मेरे ख्याल से, जो फारूक भाई ने खबर दी है। भाई अरमान भाई क्या 17 कहेंगे? सितंबर उन्होंने कहा है, 17 सितंबर इनको उन्होंने कहा है कि बहुत अहम है, और 17 सितंबर जो है वो उस दिन कुछ होने वाला है। तो अब उस दिन कुछ होता है या नहीं होता है भाई, मैं जो है मेरे लिए तो वाकई 17 सितंबर बहुत अहम है, क्योंकि मेरे बेटे की सालगिरह होती है उस दिन, मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो तो जो है वो 16 तो को जो आप है नहीं वो आएंगे? आप 16 को नहीं आएंगे? क्यों 16 को, क्यों 17 को नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं, 16 की रात को आपने हैप्पी बर्थडे कर दी है ना, या 17 के दिन को करेंगे आप? हम 17 को करेंगे ना यार। लेकिन आप तो बोल रहे थे मैं हैप्पी बर्थडे नहीं करता हूँ। हाँ, ये भाई बेटा एक ही है, वो उसको खाना वाना खिलाने ले जाएंगे यार, वो नहीं ले जाएंगे क्या? फैमिली लाइफ खत्म कर दें बिल्कुल? आप क्या ये चाहते हैं यार, अरमान आप भाई, तो। अरमान भाई ये कमेंट पढ़े जरा। अरमान जी भाई ये जी। कमेंट पढ़े जरा। सैयद शेराज अली रिजवी हैं, ये क्या कह रहे हैं फारूक भाई के लिए, पढ़े ना। ये तो फारूक भाई बताएं कि फारूक भाई एक्ट्स लाइक शेख रशीद। यार ये क्या हो गया है फारूक भाई? ये कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं आज फारूक भाई आपके लिए यार? सारे फारूक भाई के वेंडर लिए हैं। मीटिंग कामयाब हो गई है आज फारूक भाई की। अच्छा, अमरीन, ये पढ़ लें आप। हाँ सितंबर को तो बर्थडे भी है भाई, वही 17 सितंबर अच्छा, जो आपने बताई है। ये भी पढ़ लें, ये भी फारूक भाई आप पढ़ें। अच्छा चलें, ये अच्छा चलें ये पढ़ें। फारूक भाई ये थोड़ा सा बताइएगा, आयशा उमर ने ये पूछा है कि कोर्ट रिपोर्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये थोड़ा सा बताएं मुख्तसर। मैंने तो मास कम्युनिकेशन में, मेरे पास जो है वो एमफिल की डिग्री है, और वो भी आधी है लेकिन एमफिल वाली, लेकिन मास्टर्स मेरा हुआ है, एमएससी से कहते हैं। और उसके साथ साथ फिर अब जब पढ़ना शुरू किया तो कोशिश की कि कानून की जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ लें कानून को, और वक्तन फौक्तन वो पढ़ते पढ़ते जो हर केस पढ़ते थे तो फिर वो केस से हम खुद ही सीखते चले गए। तो एज सच के कोर्ट रिपोर्टर बनने के लिए हमें तपस्या ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है, और थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी कि आप खामोश रहें, और कोर्ट का मिजाज बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड होता है, और उसमें आपको बहुत खामोशी से और अदब एहतराम से रहना पड़ता है। दीगर बीट्स के अंदर हमारा ये होता है कि हम इसको बीट कहते हैं, कोर्ट की बीट, कोर्टिंग की बीट, बिल्कुल और खुशका टाइप की, जिसे शुरू शुरू में लगता है बिल्कुल खुशका है, बिल्कुल खुश्क। रमन भी ठीक है। ऐसी अगर आपको अच्छे सीनियर बिल्कुल मिलते सही हैं बात तो है। आप आसानी हो जाती है कि वो आपको फाइल पढ़ना सिखा देते हैं। कोर्टों की फाइल पढ़ना भी एक बहुत ही प्रॉब्लम है, वो भी आसान काम नहीं होता है। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन इतना कोई मुश्किल भाई काम नहीं है दो अगर आप दो कोशिश करें, मेहनत करें। ये दो रिपोर्टिंग जो है ना, दो टू सॉर्ट ऑफ रिपोर्टिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, कोर्ट रिपोर्टिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। ये दोनों रिपोर्टिंग जो है ना काफ़ी मुश्किल होती हैं, और इसमें जो है वो सारी टेक्निकलिटीज होती हैं। जब तक आप वो नहीं समझेंगे, जब तक उसकी डेप्थ में नहीं उतरेंगे, जब तक आप रिपोर्ट सही अंदाज में नहीं कर सकते। आपको लॉ नहीं पता होगा तो आप वो नहीं कर सकते, आपको बिजनेस रूल्स नहीं पता होंगे तो आप उसकी बिजनेस की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो दोनों में जो है वो चीज़ें को पता होना, उनकी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस में भी, अगर आप जो है वो बिजनेस की कई मामला होते हैं, अगर आप जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को कर रहे हैं, या आप जो है वो लोकल ट्रेड को कर रहे हैं, तो लोकल ट्रेड की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर स्टेट बैंक को कर रहे हैं तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी और इस तरह की जो चीज़ें उनको करना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में ये मालूमात। अरमान भाई अफशीन मंसूर ने कहा है कि कोर्ट रिपोर्टर बनने के लिए वुजदान में आना हाँ भी जरूरी होता है। हाँ ये बात नहीं, ठीक है। ये एक ये फारूक हक की हद तक मैं सही है। थोड़ा सा नहीं, ये मैं इसलिए कहूँ, मैं बताऊं आपको, शुरू शुरू में आप कोर्ट रिपोर्टर हो, उसके साथ साथ आप तबलीग, आप वो हो बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हो, तो आपको वुजदान का तड़का खुद लग जाता है, क्योंकि कोर्ट में आपको किताबें थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ जाती हैं, और उसके बाद जब आपके पास किताबें भी समझी होती हैं तो फिर आप नहीं मैं आपको बताऊं, मैं नहीं फारूक भाई, वैसे अरमान भाई वैसे और वैसे ऑडियंस, बिलाल भाई यहाँ एक मिनट। कहूँगा,
बिलाल मैं में। अपना मैं हाँ हाँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। देखिए, जब मुझे 2006 में और 2007 के अंदर जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ वो इंसिडेंट हुआ ना, परवेज मुशर्रफ साहब ने जो हटाया उनको, फिर उसके बाद जो मूवमेंट शुरू हुई, तो मुझे शुरू में कोर्ट रिपोर्टिंग दी गई ना, तो अदालतों में जाकर वही बिल्कुल एक ऐसा माहौल खुश्क वाला, बात समझ में ना आए, ऊपर से गुजर जाए, आपको अरसा लगता है आपको समझने के लिए ना चीजों को। फिर कोर्ट के सिस्टम को समझने में टाइम लगता है, फिर कोर्ट के प्रोसीजर को समझने में टाइम लगता है, फिर जजेस के मिजाज को समझने में टाइम लगता है, फिर कोर्ट से जुड़े हुए जितने इदारे हैं, यानी निजाम अदल सिर्फ अदालतों के जज तो नहीं होते ना, प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते। वो सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जब समझना शुरू करते हैं, तो मैंने कई मरतबा शुरू के अंदर सोचा कि यार ये कोर्ट रिपोर्टिंग, यार मैं इतनी खुश भीड़ मैं नहीं कर सकता। आप खामोशी से जाएं, सुबह बैठ जाएं, 2.5 घंटे एक केस चल रहा है, उसके अंदर ये हवाला, वो हवाला, फला हवाला, और 2.5 घंटे आप यूं बैठ के सुनते रहे, बस यूं। तो लेकिन जाहिर है कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिर हम खुद उसमें हमने इंटरेस्ट शो किया और जजमेंट्स पढ़ना शुरू की। फिर जजमेंट जो है वो समझ में भी आना शुरू हुई। फिर उसके बाद करते करते गाये बगाए सारी चीजें होती गई, और फिर अब ये है कि एक्सपर्टीज आपके पास आ जाती हैं, और जब एक्सपर्टीज आ जाती है तो फिर आप अपनी फील्ड के जो है वो बादशाह हो जाते हैं। तो मुश्किल काम है बहरहाल, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन नहीं है। और इसमें भी दो चीजें हैं। एक है डेली बेसिस के ऊपर जो कोर्ट रिपोर्टर कोर्ट में जाकर वकील से खबर लेते हैं, एक वो लोग हैं जो केस की जो प्रोसीडिंग है उसको नोट करते हैं। एक वो है जो लॉ को समझते भी हैं, लॉ की प्रेडिक्शंस के बारे में भी जानते हैं, और जजमेंट्स के बारे में भी जानते हैं। ये दो चीजें मुख्तलिफ हैं। तो ये दोनों चीजें भी एक्सपीरियंस से ही और शौक के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। अच्छा, इस हवाले से वैसे मैं भी एक और बिलाल पूछना जो चाहूंगा। है इसमें जो है वो मैं ये कहूंगा कि हर रिपोर्टर जो होता है ना, उसका उसको जो है वो थोड़ा सा वजदान होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आगे क्या हो सकता है या उसके जो बीट में क्या मामलात हो सकते हैं, हाँ, उसका थोड़ा सा उसको आइडिया होना चाहिए। अगर वो आइडिया नहीं होगा उसको, तो वो बहुत अच्छा रिपोर्टर नहीं बन सकता। तो वजदान का होना लाजमी है हर रिपोर्टर के लिए। अच्छा, हाँ, ये तो मैं है। वो एक चीज ऐड करूं व्यूअर्स आपको, ये मैं बताऊं, मतलब मैं लोग कॉम्प्लीमेंट जो है ना बहुत आसानी से नहीं देता हूं, और अपने दोस्तों को और उनके मुंह पे कॉम्प्लीमेंट तो बिल्कुल नहीं देता हूं। बिलाल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बिलाल उन कोर्ट रिपोर्टर्स में से हैं जो कि जजमेंट को ना सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बल्कि उसके हवाले और उसकी जो हम उसको कहते हैं साइटेशंस और दीगर जो चीज़ें हैं वो मुसलसल उनको याद होती हैं। तो ये अपनी उसके अंदर इन्होंने दिलचस्पी पैदा करके उसमें मेहनत करके ना सिर्फ अपने काम को उन्होंने निखारा और अपनी चीज़ों को बेहतर किया, और बल्कि मेरे ख्याल में अगर मैं 2 या 3 रिपोर्टर्स रखूं, तो उनमें से एक हैं बिलाल, जो कि बेहतरीन खबर बनाते हैं, और जो उनकी खबर होती है वो पता चलती है कि ये बिलाल अहमद की खबर है। तो अगर मतलब कराची के अंदर कोर्ट रिपोर्टिंग में बिलाल ने जहाँ सबसे बड़े अखबार के लिए काम किया, वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब आए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा मुश्किल की राय थी कि आप एक बड़े इदारे में बैठे हैं, तो बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल में आप वहीं बैठे हैं कि बिलाल ने कहा नहीं मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आऊँगा, और उसके बाद उन्होंने साबित किया। इसी तरह जब डिजिटल में ही आए, तो डिजिटल में मैं इनसे पहले और उस समय बहुत से दोस्त थे जो बिलाल से पहले बहुत ज़्यादा हाव रखते थे डिजिटल के, और बिलाल उस वक्त इतनी हाव नहीं रखते थे। लेकिन जब इन्होंने डिजिटल शुरू किया तो डिजिटल में इतनी मेहनत की और सीखा, और बहुत आगे निकल गए। मतलब अगर आज मैं यूट्यूब कर रहा था, करता हूँ आके, या और दीगर दोस्त हमारे कर रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे हैं जैसे वकास कर रहे हैं या दीगर, तो उनको बिलाल ने इंकरेज किया, बिलाल ने थोड़ा सपोर्ट किया और उनको हिम्मत बताई कि नहीं यार करो करो, यहाँ पे इतने लोग आके जो है गलत बात करते हैं तो आप सही बात करो। तो ये बिलाल का वो है, उसको मैं जो है वो अप्रिशिएट भी करता हूँ, उसका क्रेडिट। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आज मेरा ख्याल है 1 घंटा हम 10 मिनट गुफ्तगू कर चुके हैं, और इसको अब एंडिंग करते हैं। कल बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जी। कल बड़ी डेवलपमेंट जहीर के केस में है, जैसा कि मैंने बताया, और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया तो उनको दोबारा बता देता हूँ कि जो एमएलओ की ऑर्डर जारी किया है एमएलओ का, उसको सिंध हाई कोर्ट में कल सुबह चैलेंज किया जा रहा है मेरी इत्तला के मुताबिक, और कल जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब की अदालत में
ये चैलेंज हो जाएगा। इसके साथ ही जहीर और शबीर की जमानतें भी कल, जो कि ADJ 7 ने मुस्तरद की थी, वो कल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज होने जा रही है। इसके साथ ही जो एक निकाह ख्वाह और गवाह है, उनकी जमानतों पर भी कल समाअत है और ये भी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने करनी है। तो अब बॉल दोबारा से जो है वो सेशन अदालत से हाई कोर्ट आ चुकी है। ये केस इसी तरीके से चलता रहेगा, कभी हाई कोर्ट, कभी ट्रायल कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, अनटिल अनलेस के इस केस के अंदर जो है वो बाहर बैठकर कोई सोल्यूशन ना निकाला जाए। और मेरा ख्याल है कि बाहर ये सोल्यूशन नजर आता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मामला तहफ़्फ़ुज़ात का नहीं है बल्कि अनाओं और जिद का पड़ चुका है। तो ये आज की ताज़ा तरीन और जो अपडेट्स थी वो आपके सामने रखी हैं। फारूक भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपकी मसरूफियत थी उसके बावजूद आपने ज्वाइन किया, बेहद मशकूर हैं हम आपके। अरमान भाई, आपका भी बेहद शुक्रिया। और ऑडियंस, कल जो भाई के इस केस से मुतालिक एक दरखास्त लगी हुई, जी हाँ, कल उसकी भी समाअत है, जो कि निसार पंवर साहब की गुमशुदगी यानी कि लापता करने से मुतालिक है, उसकी समाअत भी जो है वो कल होनी है। देखना है इसका मतलब है कि कल सुबह अब सुबह आना अदालत, पड़ेगा। मेरा ख्याल है आप आए जी, आप कल हाई कोर्ट आए और आप आ जाएं, आपका हम स्वागत करेंगे, आपका सिंध हाई कोर्ट में स्वागत करेंगे। सिंध हुकूमत की सिंध तरह हाई कोर्ट वैसे, हाँ, नहीं सिंध नहीं, हाई अल्लाह कोर्ट ना करे, वैसे ही अल्लाह नहीं ना रही करे। पहले। दोबारा बोले, बस आपने छोड़े। नाश्ते पे कुछ रुक गए थे हाँ, आप? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आप नाश्ता ना करके आए हो तो हम नाश्ता भी करा देंगे आपको, आप आए। यार इस पे तो नहीं मुझे नहीं, भी इतने आना पड़ सुबह सुबह जाएगा। नहीं आऊंगा मैं, हाँ, इतनी सुबह सुबह नहीं अच्छा, आऊंगा भाई मैं। फिर मर्जी है, क्योंकि फिर ना अभी आए जो है, आप। अभी जो है वो असल में मुझे एक स्टोरी फाइल करनी है, और अभी आपके आपके लाइव की वजह से मैं यहाँ बैठ गया था आपके साथ, वो स्टोरी फाइल कर रहा था, तो अभी वो कंप्लीट भी ठीक करनी है, है मुझे, तो चलें उसको और देर चलें चलें, लगेगी। ठीक है जी। ऑडियंस, कल बहुत सारी चीजें होनी है, तो इंशाल्लाह से कल सुबह से तैयार रहिएगा। ब्रेकिंग खबरें आ सकती हैं और उसके लिए फारूक समी हैं, इनका रिपोर्टर्स 21 के नाम से यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एन मुमकिन है मुझसे पहले भी ये खबरें दे देते हैं बड़ी खामोशी के साथ, और बड़ी अच्छी खबरें, मुस्नद खबरें होती हैं। इसी के साथ, और भला आपका होना चाहिए, आपको खबर मिलनी चाहिए, मेरे प्लेटफॉर्म से मिले या फारूक समी के प्लेटफॉर्म से मिले। इसी के साथ जो है वो अरमान साबिर भाई जो है, उनका भी जो अरमान साबिर व्लॉग के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा तो आपको पता है, करंट अफेयर विद बिलाल, और दूसरा है नई खोज। सब्सक्रिप्शन आप फारूक भाई की भी कर दीजिएगा, अरमान साबिर की भी, और इस नाचीज की भी लाजमी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।